डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक, सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार, चिंतक और शोधकर्ता हैं। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपके द्वारा लिखी गई प्रत्येक रचना पर आपके गरिमामय व्यक्तित्व, उदार चित्तवृत्ति और व्यापक दृष्टिकोण का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य में गद्य के क्षेत्र में जितने भी साहित्यकार हुए हैं, उन सब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति और उसका आदर्श आपके जीवन और चिंतन का प्रमुख आधार रहा है। आपके संपूर्ण साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ समाज और व्यक्ति की उन्नति और उसके विकास की कामना का भाव अतिरेक किंतु स्वाभाविक रूप में परिलक्षित होता है। वे कहते हैं कि उन्होंने साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपात किया है। जो साहित्य मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परामुख होने से न बचा सके, जो मनुष्य की आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो मनुष्य के हृदय को पर दुख कातर न बना सके, उस साहित्य को साहित्य कहने में उन्हें संकोच होता है। द्विवेदी जी के साहित्य का लक्ष्य है मनुष्य में पूर्णता का विकास कर उसे सफल बनाना। उन्हें आभास है कि आज संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। जातिगत भावना और धार्मिकता की विषम विचारधारा से मुक्त होना लगभग असंभव है। फिर भी वे ऐसे मनुष्य के हित की बात साहित्य में गंभीरता से उठाते हैं। वे प्रत्येक सामान्य मनुष्य को, जो जाति धर्म से निर्विशेष है, राष्ट्र और मानवता की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की सामाजिक उपयोगिता पर विशेष बल दिया है। वे साहित्य में अति यथार्थवाद के नाम पर चल रहे कुत्सित प्रसंगों के कटु आलोचक रहे हैं। चिंतन की दृष्टि से उनकी दृष्टि स्थूल रूप से समाजवादी और मानववादी है, पर यह उनके चिंतन की सीमा नहीं है। प्रगतिवाद को भी वे ज्यों का त्यों न देखकर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। सच तो यह है कि वे इस विचारधारा के घोर विरोधी हैं कि लेखक को किसी न किसी मत का अनुयायी होना चाहिए। साहित्य रचना में उनकी दृष्टि समन्वयवादी और राष्ट्रीयता की पोषक रही है। उनका राष्ट्रवाद मानवतावादी है, क्योंकि उसमें व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के कल्याण की बात अभिव्यंजित है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में 19 अगस्त सन 1907 में हुआ था। आपके प्रपितामह ने काशी में कई वर्षों तक रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था। परंपरावादी आपके पिता श्री अनमोल द्विवेदी संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध आचार्य एवं ज्योतिषी थे। आपकी माता भी प्रसिद्ध कुल की कन्या थी। इस तरह बचपन में ही आपको संस्कृत के अध्ययन का संस्कार विरासत में मिल गया था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार आचार्य द्विवेदी ने प्रारंभ से ही संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया और सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य तथा संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 18 नवंबर सन 1930 में आप प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 तक आप शांति निकेतन, जिसे बाद में विश्व भारती कहा जाने लगा, में हिंदी भवन में डायरेक्टर के पद पर कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आपके चिंतन में मानवतावादी दृष्टिकोण पल्लवित हुआ। यहीं पर आप क्षितिमोहन सेन, विधुशेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी के संपर्क में आए। यहीं पर आपने बंगाली भाषा सीखी और बंगाली साहित्य का अध्ययन भी किया। सच तो यह है कि शांति निकेतन के
शांत और अध्ययनपूर्ण वातावरण से ही आप में आस्था, विश्वास और जीवन दर्शन की व्यापकता का विस्तार मिला। सन 1950 से सन 1960 तक आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। सन 1960 में आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष बने और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। सन 1955 में भारत सरकार के भाषा कमीशन में प्रथम आधिकारिक सदस्य बने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती के साथ साथ पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के विशेषज्ञ भी थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली, स्वभाव सरल और मन उदार था। भक्तिकालीन साहित्य का आपको बहुत अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डिलीट की उपाधि देकर आपका विशेष सम्मान किया था। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि सन 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी तरह सन 1957 में भारत सरकार की ओर से आपको पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। आपका स्वर्गवास 19 मई सन 1979 को दिल्ली में हुआ। भूत और वर्तमान की एक सुंदर कड़ी के रूप में हिंदी साहित्य में आचार्य द्विवेदी आज भी प्रासंगिक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षों वाला है। हिंदी साहित्य में आपकी पहचान एक मौलिक निबंधकार, उच्च कोटि के समालोचक, भारतीय संस्कृति के परिपोषक उपन्यासकार तथा हिंदी साहित्य के लेखक के रूप में सर्वमान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्वतापरक शोधपूर्ण निबंध के साथ साथ निर्बंध मौलिक निबंधों की रचना भी की है। आपके ये निर्बंध निबंध हिंदी साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि हैं। सच तो यह है कि आपके व्यक्तित्व में विद्वता और सरसता का, पांडित्य और विदग्धता का, गंभीरता और विनोदमयता का, प्राचीनता और नवीनता का जो अद्भुत संयोग मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन विरोधाभासी तत्वों से निर्मित आपका व्यक्तित्व आपके निबंधों में प्रतिफलित हुआ है। अपने निबंधों में आप बहुत सहजता से अनौपचारिक रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम क्यों बोरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कूटज आदि की चर्चा करते हैं, जिनसे पाठक सहज रूप से वर्ण विषय की अनुकूलता को ग्रहण कर लेता है। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि आपके निबंधों का पूर्ण रसास्वादन करने के लिए जगह जगह पर बिखरे हुए सांस्कृतिक, साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक संदर्भों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपके बहुचर्चित निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। आचार्य द्विवेदी ने 4 उपन्यास भी लिखे हैं। ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य द्विवेदी का अपने ढंग का लिखा गया एक विशिष्ट असमानांतर उपन्यास है, जो अपने नवीनतम कथ्य और शैली के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ है। इस उपन्यास में जीवन दर्शन के विविध पक्षों के उद्घाटन के साथ साथ वैचारिक दृष्टि की विशिष्ट ऊंचाइयां भी परिलक्षित हैं। इस उपन्यास में आपने प्रेम को सेक्स से असंपृक्त न करते हुए उसे जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया है वह सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। शैली की दृष्टि से यह पारंपरिक स्वच्छंदतावादी उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उल्लेखनीय प्रदेय उनका आलोचनात्मक एवं साहित्य के इतिहास से संबंधित लेखन कार्य है। मूलतः आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं। अनंतर इसके आपने अपने साहित्य को न केवल एक अविच्छिन्न विकास परंपरा दी है, बल्कि हिंदी समीक्षा की एक नई दिशा भी प्रदान की है। आपके प्रमुख आलोचनात्मक
एवं इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि। इसके अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी ने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं मृत्युंजय रविंद्र, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और महापुरुषों का स्मरण आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुविध साहित्यिक एवं गवेषणात्मक निबंध लिखे हैं। आपने भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन अपने निबंधों में किया है। आपके ये निबंध कहीं साहित्यिक हैं, कहीं ललित हैं और कहीं इतिहासपरक गवेषणात्मक। इन निबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंध। आचार्य द्विवेदी के द्वारा लिखे गए विचारात्मक निबंधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के विचारात्मक निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है, जबकि द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। आलोचनात्मक निबंध। आचार्य द्विवेदी के आलोचनात्मक निबंधों को भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध आते हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है। दूसरी श्रेणी के आलोचनात्मक निबंधों में वे निबंध आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार हुआ है। आचार्य द्विवेदी के सभी निबंधों में विचारों की महानता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। आपने चाहे काल विशेष के संबंध में लिखा हो, चाहे कवि विशेष के संबंध में, सभी पर आपने यह बराबर ध्यान रखा है कि आलोच्य युग के कवि अथवा लेखक ने किन श्रेष्ठकर मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। आप एक मूल्यान्वेषी आलोचक अथवा निबंधकार हैं। मूल्य संबंधी आपका सिद्धांत विकासशील है, जिसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती चिंतन का मिश्रण है। संस्कृत और अपभ्रंश आदि के गंभीर अध्येता होने के फलस्वरूप आप साहित्य की सुदीर्घ परंपरा का निर्वाह करते हुए विकासशील मूल्यों का सहज ही आकलन कर लेते हैं। आचार्य द्विवेदी ने व्यक्ति और समाज के महत्व को स्वीकार किया है। आपकी दृष्टि में व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना निरर्थक है। व्यक्ति समाज से कटकर पार्श्विक स्तर पर भले ही विकसित हो जाए, परंतु नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक स्तर पर उसका विकास असंभव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भाषा के विविध रूप दिखलाई देते हैं। मूलतः आपकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। आपने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। आपकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, एक प्रांजल व्यावहारिक भाषा और दूसरी सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा। प्रांजल व्यावहारिक भाषा का रूप आपके सामान्य निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश भी हुआ है। इस तरह की भाषा का उदाहरण देखिए। घर फूंकने का अर्थ है धन और मान का मोह त्याग देना, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ देना और सत्य के सामने सीधे खड़े होने में जो कुछ भी बाधा हो उसे निर्ममतापूर्वक ध्वंस कर देना। पर सत्यों का सत्य यह है कि लोग कबीरदास के साथ चलने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी घर नहीं फूंक सके। मठ बने, मंदिर बने, प्रचार के साधन आविष्कार किए गए और उनकी महिमा बताने के लिए अनेक पोथियां रची गई। इस बात का बराबर प्रयत्न होता रहा कि अपने इर्द गिर्द के समाज में कोई यह न कह सके कि इनका अमुक कार्य सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। अर्थात विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा भूल गई। सुलह और समझौता का रास्ता स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर गुरुपद पाने के लिए हाईकोर्ट की भी शरण ली गई। आचार्य द्विवेदी की भाषा का दूसरा रूप उपन्यास और आलोचना में दिखलाई देता है।
यह संस्कृतनिष्ठ और शास्त्रीय भाषा जब आपकी लेखनी से निकलती है तब भी उस भाषा का प्रवाह खंडित नहीं होता। उदाहरण के लिए आपके उपन्यास चारुचंद्रलेख की निम्नांकित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। शास्त्र में जिन त्रिजगन मनोज्ञा त्रिपुर सुंदरी का ध्यान पड़ा था वे आज किस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अंतःकरण को अपनी सम्मोहनकारिणी दृष्टि से गलाती हुई, कारुण्य धारा से सेवन करती हुई, सुधालेप से स्निग्ध बनाती हुई मधुर मनोहारा मूर्ति, धन्य हो देवी, आज मैं कृतार्थ हूं। आज मेरा जन्म सार्थक है, मेरी साधना फलवती है, मेरा निशेष अस्तित्व चरितार्थ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में प्रयुक्त शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। आपके निबंधों में प्रयुक्त प्रत्येक पंक्ति यह कहते हुए प्रतीत होती है कि वह आचार्य द्विवेदी के द्वारा रचित है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों की शैली सामान्यतः मौलिक, प्रौढ़ और अध्यापकीय है। आपके निबंधों में शैली के प्रायः 4 रूप परिलक्षित होते हैं। गवेषणात्मक शैली, आचार्य द्विवेदी के विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। इस शैली की भाषा संस्कृत दान और अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ बड़े बड़े किंतु युक्ति संगत हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियों का अवलोकन करते हैं। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। वर्णनात्मक शैली, आचार्य द्विवेदी की यह वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक और रोचक है। इस शैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है, साथ ही संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। वाक्य अपेक्षाकृत बड़े हैं। उदाहरण के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। व्यंग्यात्मक शैली, आचार्य द्विवेदी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सुंदर और सफल प्रयोग हुआ है। इस शैली में भाषा चलती हुई तथा उर्दू फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शीर्ष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पहुंच के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। व्यास शैली, आचार्य द्विवेदी ने जहां कहीं पर भी अपने विषय को विस्तार पूर्वक समझाया है, वहां पर उन्होंने व्यास शैली को अपनाया है। इस शैली के अंतर्गत वे विषय का प्रतिपादन व्याख्यात्मक ढंग से करते हैं और अंत में उसका सार दे देते हैं। उदाहरण के लिए इस गद्यांश का अवलोकन करते हैं। मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेती कि बाबा झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं, परंतु प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है।
मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। हिंदी साहित्य में जब कभी भी एक उच्च कोटि के निबंधकार, एक भावप्रवण उपन्यासकार, शुद्धि आलोचक, युग चिंतक और शोधकर्ता का स्मरण किया जाएगा, उस समय सबके सामने एक ही साहित्यकार उभर कर सामने आएगा और वह महान साहित्यकार होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी का हिंदी निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने सूर, कबीर और तुलसीदास आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, उस तरह की आलोचनाएं हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके महान विचारों और चिंतन का प्रभाव है। विश्व भारती के कार्यकाल में आपके द्वारा संपादन के क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए वे निर्व्यर्थ रूप से अप्रतिम हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आचार्य द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं। फिर भी साहित्य के विकास की परंपरा में आपने हिंदी समीक्षा और निबंध लेखन को एक नई दिशा प्रदान की है। परिवर्तन और विकास के बीच आपने लोक चेतना को कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। आपका चिंतन मानवतावादी रहा है, इसलिए आपने सदैव मनुष्य की श्रेष्ठता में विश्वास किया है और सदैव उच्च कोटि के साहित्य में इसकी प्रतिष्ठा को अनिवार्य माना है। वे मानते थे कि संस्कारजन्य क्षुद्र सीमाओं में बंधकर साहित्य ऊंचा नहीं उठ सकता। अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उसे मनुष्य की विराट एकता और जिजीविषा को ग्रहण करना पड़ेगा। आपने अपने साहित्य में श्रेयस्कर मानवीय मूल्यों की सृष्टि की है, बात चाहे आलोचना की हो अथवा मौलिक निबंध की। आपने कभी भी मूल्यों की अडिगता में विश्वास नहीं किया। आपकी दृष्टि में जीवन मूल्य सदैव विकासशीलता की अवस्था में होते हैं। यह बात अलग है कि उनमें पूर्ववर्ती और परवर्ती चिंतन का मिश्रित प्रभाव आ जाता है। आचार्य द्विवेदी के संबंध में यह कहने में कभी भी किसी को यह संकोच नहीं होगा कि उनके विशाल और प्रेरणास्पद व्यक्तित्व में अप्रतिम विद्वता और जीवन की मधुरमा युक्त सरसता का, पांडित्य की विलक्षणता और विदग्धता का, विषय की गंभीरता और विनोदमयता का, संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनता और विकासशील युग की नवीनता का जो अद्भुत मणिकांचन योग मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यही वे विरोधाभासी तत्व हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है और उससे उनके निबंध प्रतिफलित हुए हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने निबंधों में मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, एक ऐसी प्रतिष्ठा जिसमें अतीत के मूल्यों के प्रति सहज महत्व है किंतु नवीन के प्रति भी कम उत्साह नहीं है। अपनी विशिष्ट शैली में उनके द्वारा लिखे गए निबंध हिंदी साहित्य की अनुपम और अनमोल धरोहर है।